ठीक है। कर देता हूँ ऑफ। हाँ भाई, आ गए सभी। सभी साथियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत। गुड गुड इवनिंग सभी को। आ जाइएगा। आ गए क्या सभी साथी? यस सर, यस सर, यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा जी।
दया दया नामा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कौशल यादव, हाँ सर। सपना शर्मा, गुड इवनिंग। पूजा प्रजापति जी, गुड इवनिंग। चंदा सेन, दीपक, वर्षा साहू, सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हाँ हाँ, सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। और सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। क्लास को प्रारंभ करेंगे साथियों। और बताइएगा आप सभी कैसे हो? आप सभी कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए अपनों के सपनों को साकार करने की जिद में आप लगे होंगे। सर आप स्वागत तो करते ही नहीं। अरे मैं आपका हाथ जोड़ करके आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आपके प्रमोद सर का अभिवादन स्वीकार करें। आपके प्रमोद सर का आप अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत भी करेंगे और सजदा भी करेंगे साथियों। जिस दिन आप सफलता पर पहुंच करके और उस दिन आप हमें यह मैसेज भेजोगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो स्वागत आपका सर आंखों पर रहेगा। कौशल यादव जी कह रहे हैं सर आप स्वागत तो करते ही नहीं। स्वागत कर लिया ना मेरे मित्र, स्वागत कर लिया। अपने साथियों को जोड़िएगा और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। पिछली 3-4 क्लास हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, बहुत व्यस्तता के बाद ऑफलाइन क्लास काफी पढ़ाने के बाद भी मन करता है कि आपसे बातचीत की जाए और समय निकाल करके हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार ललित जी। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा। सुनना साथियों, अब इसको मैं विराम देता हूं। मोबाइल को तो अपन यहां रख देते हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर शिक्षण विधियां पढ़ाओगे ना? अरे बिल्कुल, शिक्षण विधियां भी पढ़ाएंगे। क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा चीज तो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको अभी अपने हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है साथियों। किसकी क्लास चल रही है? हिंदी साहित्य की। अभी तो अपने हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है और मैं आपकी शिक्षण विधियां भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। शिक्षण विधियों की क्लास रहेगी। हिंदी साहित्य अपना चल रहा है और देखना बहुत ही जल्दी मैं बहुत बड़ी बड़ी मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास के संपूर्ण आदिकाल को एक ही बार में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे। हिंदी साहित्य अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको शिक्षा शास्त्र की वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। शिक्षा शास्त्र की वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करवा दूंगा। शिक्षा शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं का हिस्सा बने हैं और जो आपकी परीक्षा उपयोगी है। शिक्षा शास्त्र के बाद में व्याकरण व्याकरण के प्रश्न रहेंगे और व्याकरण के बाद में अपन जो विषय वस्तु लेंगे वह काव्य शास्त्र के प्रश्न लेंगे। आपके सर इन सभी चीजों को लेकर के आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो
आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है सर शिक्षण विधियों की। अरे पढ़ाएंगे, ऐसी पढ़ाएंगे, ऐसी समझ में आएगी कि पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे आप सीधा। आज की थर्ड क्लास है क्या हिंदी लिटरेचर की? जी नहीं, नंबर 4 चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले आप 3 क्लासें अपनी हो चुकी है और आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये देखिए चौथे नंबर की क्लास है। तो मैंने आपका स्वागत किया है, अब आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा। मैं अ, आते ही आपका स्वागत करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। अब आप बिल्कुल, लेकिन आप शुरुआत में जुड़ोगे तब जाकर के। अभी बहुत सारे नए साथी अभी जुड़ रहे हैं और मैं जबकि कुछ पंक्तियां उनके लिए मैं सुना चुका हूं। कौन सी पंक्तियां? कि तू रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न हर मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और सुनाऊं क्या? अच्छा, बिल्कुल। मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, मेरी तो दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। सुनना, जी जी जी, फोर्थ क्लास से। मैं दीपक हूं, मेरी तो दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, मैं दीपक हूं, मेरी तो दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो, हवा से कह दो बहुत दीपक बुझाती है, हवा से कह दो बहुत दीपक बुझाती है, अगर दम है तो एक दीपक जलाकर दिखाए, अगर दम है एक दीपक जलाकर दिखाए। बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। और अपन चीजों की शुरुआत करते हैं साथियों। कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं? 67 विद्यार्थी। तो पिछली कक्षा में अब अपन विषय वस्तु की बात करते हैं साथियों। यह दौर तपस्या का दौर चल रहा है, तपस्या का दौर चल रहा है। और बहुत सारे विद्यार्थी तो शादियों में घूम रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी शादी में डांस कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई साथियों रुचि का विषय नहीं है, आनंद का विषय नहीं है, पढ़ाई तो तपस्या का विषय है, तपस्या का। बिना तपस्या के आज तक कोई भी महात्मा नहीं बना, बिना तपस्या के आज तक कोई भी महात्मा नहीं बना। और साथियों ये तपस्या का दौर है। छोटे छोटे लालच छोड़ने पड़ते हैं, छोटे छोटे मोह त्याग छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के विद्यार्थी सफलता के सोपान पर पहुंचता है। जाने कितनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए बहुत अपनों को भी छोड़ना पड़ता है ना? बड़े उत्साह के साथ अपन पढ़ने आते हैं, कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं ऑफलाइन, कहीं सेल्फ स्टडी, लेकिन जब अपन उस मार्ग पर चलते हैं तो उत्साह कम हो जाता है। इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। इसी उत्साह को मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। आपको यदि गिर भी गए तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल, जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा के साथियों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ रहे हैं कि किस किस इतिहासकार ने कौन कौन से इतिहास लिखे। तो इससे पूर्व आपको पता होगा कि सबसे पहले अपन गार्था ताशी को पढ़ चुके हैं, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर को पढ़ चुके हैं, उसके उपरांत ग्रियर्सन को पढ़ा है और फिर मिश्र बंधुओं को। और कल अपन ने, आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में मैंने आपको 3 इतिहास ग्रंथ बताए थे आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आपको पता है आदिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में काफी बातें अपन कर चुके हैं। अब आज अपन, यानी इससे पहले अपन 6 इतिहास ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। लेकिन साथियों होता क्या है, कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ना शुरुआत करता है और 6 इतिहास ग्रंथों तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आरपीएससी 22 दिसंबर 2022 का, इसके बाद के जो मैं आज इतिहास ग्रंथ आपको पढ़ाने वाला हूं, यहां से काफी प्रश्न आते हैं और यहां अपना ध्यान ही नहीं जाता है। तो 7वें नंबर का इतिहास ग्रंथ अपन पढ़ने वाले हैं। अपने साथियों तक भी इस बात को पहुंचा दीजिएगा। आपका प्रेम
जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7वें नंबर के इतिहास ग्रंथ का नाम है साथियों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका जो प्रकाशन आप देखो तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। और यह इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। मैं अभी केवल मुख्य मुख्य तथ्यों को ही यहां से लूंगा साथियों, जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। चीजें तो बहुत सारी है पढ़ने के लिए, लेकिन अब आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनते जाइएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यदि आपसे पूछा जाए तो 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। लेकिन इसमें विशेष क्या बात है कि यह अधूरा ग्रंथ है। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाइएगा, यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। यह केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन करता है। यह केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन करता है। तो अधूरा इतिहास ग्रंथ है, 7वें नंबर का है। आप ऐसे ध्यान रख लेना, यह 7 प्रकरणों में लिखा गया है। कितने प्रकरणों में लिखा गया है? यह 7 प्रकरणों में लिखा गया है। अब मेरा प्रश्न यह है आपसे, आप उत्तर बताइएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना कौन सी मानी है? बताइएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना कौन सी मानी है? कितने विद्यार्थी लाइव हैं? 69 विद्यार्थी। अपने साथियों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में शिक्षण विधियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रीट और एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसकी महत्ता आप जब पेपर में छपेगा प्रश्न तब समझ में आएगी आपको। इसलिए इस आह्वान को एक एक साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आपसे यह अनुनय कर रहा हूं, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्लानिंग है आपको लेकर के कि आगे क्या क्या करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण विधियों की वस्तुनिष्ठ महामैराथन, ऐसे प्रश्न आप देखिएगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होगा कि हाँ कुछ भी पढ़ा दिया। जितने भी एक क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आऊंगा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको थ्योरी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 4-4 विकल्प को मैं इस तरह सेट करूंगा ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप स्थायी रूप से दिल और दिमाग तक पहुंचा के रखिएगा। मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने यह कहा था और कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं, साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। कितने प्रकरणों में लिखा गया है? 7 प्रकरणों में लिखा गया है। अच्छा, उत्तर आ गया है बिल्कुल। चंदायन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी प्रेमाख्यान चंदायन को माना है। बताओ चंदायन किसने लिखी है? तो आप कहोगे सर मुल्ला दाऊद ने लिखी है। मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और प्रथम सूफी रचना तो यही मानी जाती है, चंदायन को ही प्रथम सूफी रचना माना जाता है। तो इसमें 2-3 बातें हैं, ज्यादा कुछ भी देखो इसमें से नहीं पूछा जाता है। सीधा नाम पूछ लेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और वर्ग 2 के विद्यार्थी एक बात का ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। वर्ग 2 के विद्यार्थी मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदी साहित्य में ज्यादा सन याद आपको नहीं करना है। मुख्य मुख्य जो रचनाएं हैं या मुख्य मुख्य जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके ही सन याद करना है। नहीं तो आप सबके सन याद करने लग जाओगे तो आपकी परीक्षा 3 महीने बाद है, पात्रता। आप पूरे हिंदी साहित्य को पढ़ नहीं पाओगे। स्थायी रूप से ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है, भक्ति काल तक का ही वर्णन करता है, 7 प्रकरणों में लिखा गया है। और भक्ति काल में अपन देखते हैं कि भक्ति काल की 2 धाराएं निर्गुण है और सगुण है। और निर्गुण भी 2 प्रकार से आपको पता होगा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को संत काव्यधारा कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य नाम देने वाले भी कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। सभी का स्वागत है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अपन अगले इतिहास ग्रंथ का नाम पढ़ते हैं।
अगले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। अगले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। और स्टार बना लो इस पर, तो यह प्रश्न बिल्कुल छपने वाला है आपकी परीक्षा में। हिंदी साहित्य का अतीत, देखो क्या क्या प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य का अतीत आपको पता है किसने लिखा है, तो आप कहोगे सर यह तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। यह इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। सर कब प्रकाशित हुआ, तो सन भी ध्यान रखिएगा 1959 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी में। कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर 2 भागों में प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सभी उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार। राम कुमार वर्मा, मनीषा जी कह रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1968 में लिखा है। जी बिल्कुल 2 भागों में प्रकाशित हुआ। गौरव जी कह रहे हैं कि सर 2 भागों में प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। स्टार आपने बना लिया होगा। अभी आप 22 दिसंबर आरपीएससी का जो पेपर हुआ था, वहां 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे कि रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन हैं। यदि आपसे पूछे कि रीति काल को श्रृंगार काल, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो फिर आपका उत्तर सर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और रीति काल को इन्होंने विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहा है। विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहा है। किस काल को कहा है? रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल कहने वाले भी कौन है? मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 शाखाओं में विभाजित कर दिया है। तो 22 दिसंबर को एक तो यह प्रश्न पूछा गया था, 22 दिसंबर को जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का एग्जाम लिया था कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल भी किसने कहा है, तो यह भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही कहा है। फिर देखिएगा रीति काल का इन्होंने विभाजन कर दिया 3 शाखाओं में। बताओ कौन कौन सी? तो एक तो है रीतिबद्ध, और एक है रीति सिद्ध, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध, और एक है रीति मुक्त, एक है रीति मुक्त। और रीति मुक्त को आपको पता है कि आनंद आलम है, घनानंद, बोधा ठाकुर, दिसदेव, ये सभी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का विभाजन किया है 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? यहां से यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2-3 प्रश्न ही यहां से पूछे जाते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल विनोद कह रहे हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मनीषा जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। आ गई क्या इतनी बात समझ में? हाँ सर आ गई है, हाँ सर आ गई है, बिल्कुल। जी जी जी, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, अब आएगा मजा। अब अगला इतिहास ग्रंथ लेते हैं। अभी क्लास में अपन ने 2 इतिहास ग्रंथों की बात कर ली है। एक इतिहास ग्रंथ का नाम अभी अपन ने पढ़ा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो डॉक्टर, सर मैं नोट करती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बेटा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और स्क्रीनशॉट लेने का समय हम दे देंगे।
तो एक तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का पढ़ चुके हैं। दो तीन बातें ही इंपॉर्टेंट है, एक तो रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, और रीति काल का विभाजन भी इन्होंने किया है। ये दो बातें, ये दोनों ही बातें बहुत पूछी जाती है। आप सन भी याद नहीं करोगे तो बात बन जाएगी। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। अगला इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास साथियों लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वह गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। और कब लिखा है? तो साथियों यह भी इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। सर प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन बता दीजिएगा। 1965 ईस्वी में कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जी बिल्कुल, जी जी हाँ, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति को इन्होंने आधार बनाया था। जो इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति, इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति आपको पता है अन्वेषण के लिए उपयुक्त है, अन्वेषण कार्य के लिए उपयुक्त है। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा गया। 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। किसको माना है? हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? शालिभद्र सूरी है। तो मुझे बता दीजिएगा कि सर्वमान्य मत किसका है हिंदी के पहले कवि के संदर्भ में? बताइएगा, हिंदी के पहले कवि के संदर्भ में सर्वमान्य मत किसका है? उत्तर दीजिएगा कि हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? बताइएगा, हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? अभी तक उत्तर नहीं आया है, इतनी देर लगेगी क्या? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। गणपति चंद्र गुप्त तो हिंदी का पहला कवि, ये आ गया है। दुर्गेश जाटव जी का पहला उत्तर, बिल्कुल दुर्गेश जी, मनीषा जी। सरहपा सरहपा सरहपा। मैं सोच रहा हूं क्या भूमि योद्धाओं से खाली हो गई है? अरे हमारे योद्धा एक ही काफी है। कवि ने लिख डाला है सरहपा सरहपा सरहपा, मजा आ गया, दिल गदगद हो गया। लगता है कि अब आनंद आने वाला है। कवि ने सरहपा लिख दिया है कि सर हिंदी के पहले कवि सरहपा है। बिल्कुल आपके उत्तर का मैं अभिवादन करता हूं तहे दिल से। बिल्कुल सोनू साहू कह रहे हैं कि भारतेंदु भवन चंडीगढ़ से प्रकाशित है। तो शालिभद्र सूरी, अच्छा फिर शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बता दीजिएगा। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बताइएगा, मैं लिख देता हूं चलो। भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। वैसे सर्वमान्य मत किसका है? सरहपा का है। लेकिन यहां से एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने, देखना कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या नाम बोला है साथियों? गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को क्या कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है साथियों। क्या कहा है? आधुनिक आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने कहा है? किसने कहा है आधुनिक काल का सूरदास? तो आप कहोगे गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। किसको कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा है। किस रचना के आधार पर कहा है? किस रचना के आधार पर कहा है? बिल्कुल गौरव जी का उत्तर आ गया था लेकिन डिलीट भी कर दिया। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना का नाम है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण का वर्णन राधा जी का लोक सेविका और लोक सेवक के रूप में किया गया है। आपको पता है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी और 17 सर्गों में लिखी गई है। ये केवीएस की क्लास है, केवीएस की है, एनवीएस की हिंदी साहित्य तो वही रहना है। चाहे आप नेट दीजिए, टीजीटी पीजीटी, और अभी तो मध्य प्रदेश सेट का फॉर्म डल रहा है, राजस्थान सेट का फॉर्म भी डल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो जाओ साथियों। आधुनिक काल का सूरदास कहा गणपति, अब ध्यान दीजिए, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय को, सॉरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा। एक तो सूरदास आपको पता है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। इतना आपको बात समझ में आ गई क्या? इतने आपकी बात समझ में आ गई क्या कि हाँ सर आ गई है? बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार है। अगला इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे साथियों, अगला इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे। और अगला इतिहास ग्रंथ का नाम भी क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका बहुत बहुत आभार, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी अभी मेरे से जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़े हुए हैं और क्लास खत्म होने तक जुड़े रहते हैं। ये आपका समर्पण है साथियों मेरे प्रति। अगले इतिहास ग्रंथ का नाम अपन लिखते हैं साथियों, और वह भी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक तो अपन पढ़ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक तो अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और एक अपन इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र का। किसका पढ़ रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र का। सर प्रकाशित कब हुआ? तो प्रकाशित 1973 ईस्वी में हुआ साथियों, 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यहां से सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखना है, यहां से दो बातें आपको ध्यान रखना है। दो बातें क्या है सर बता दो जल्दी, इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये लो साथियों कि डॉक्टर नगेंद्र इतिहासकार नहीं है। पहली बात यह है कि डॉक्टर नगेंद्र इतिहासकार नहीं है। तो सर कौन है? यह तो संपादक हैं। कौन है यह तो संपादक हैं। इतिहासकार नहीं है तो सर क्या है? यह तो संपादक हैं। एक बात तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है साथियों, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है क्या कि इनका नामकरण व काल विभाजन सर्वश्रेष्ठ है। इनका यानी डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन यानी हिंदी साहित्य का जो इन्होंने काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य का जो इन्होंने काल विभाजन व नामकरण किया है वह इनका सर्वश्रेष्ठ है। तो दो बातें ध्यान रह जाएगी आपको साथियों, परीक्षा हॉल तक याद रह जाएगी क्या? बताओ, परीक्षा हॉल तक ये बातें आपको याद रह जाएगी क्या? क्रमबद्धता जो अपन ने पढ़ी है इतिहास ग्रंथों की, बिल्कुल 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 सही, हाँ रह जाएगी सर। सबसे अच्छा है क्या? सबसे अच्छा है काल विभाजन व नामकरण। तो फिर प्रश्न यह बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अच्छा क्यों नहीं है? कि आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथा काल, जो भक्ति काल, जो रीति काल, जो गद्य काल नाम दिया, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रेष्ठ क्यों नहीं है? यह भी तो प्रश्न बनता है और पूछा भी गया है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की कमी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की कमी क्या है? तो फिर कमियां हैं तभी तो सर्वश्रेष्ठ किसका कह रहे हैं?
डॉक्टर नगेंद्र का नामकरण काल विभाजन सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य शुक्ल का नामकरण व काल विभाजन क्यों सर्वश्रेष्ठ नहीं है? तो इसके दो उत्तर हैं, दो कमियां हैं। एक तो मैं कल भी बता रहा था आपको कि इन्होंने सिद्धों और नातों को हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर कर दिया है, सिद्धों और नातों को हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर कर दिया है। और दूसरा, ये आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं, जो इनका प्रसिद्ध नहीं हुआ। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं, जो इनका प्रसिद्ध नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, 87 विद्यार्थी जुड़े हैं। क्लास पसंद आ रही है तो प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। बिल्कुल, इसके बाद अपन पढ़ते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैं आपको इतिहास ग्रंथ पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल, संकलित एवं संपादित इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसके बाद में अगला इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे अपन, हिंदी साहित्य का वृहत। अगला इतिहास ग्रंथ का नाम है, साथियों नोट कर लीजिएगा, अगला इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसके द्वारा लिखाया गया? किसके द्वारा लिखाया गया? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यह तो काशी, यह तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा लिखाया गया है, काशी के द्वारा लिखाया गया है। साथियों भटकना बंद कर दीजिएगा, प्रमोद सर आपके साथ हैं, आप निरंतर जुड़े रहिएगा। ज्यादा भटकना अच्छा नहीं है, इसीलिए तो हमने यह आपके लिए सुविधा की है ना। और दूसरी चीज, ये तो साहित्य है, जो भी मतलब हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के मैं इतने शानदार प्रश्न मतलब उसी तैयारी में लगा हुआ हूं। और कल रविवार है, कल इसीलिए ऑफलाइन पूरी क्लास से कल रविवार को हम नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से, ताकि हम आपकी प्लानिंग जो हम बना रहे हैं उस पर हम खरे उतर पाए, उस पर हम खरे उतर पाए। तो सभी साथियों से कह देना कि बहुत जल्दी शिक्षण विधियों और व्याकरण की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। काव्या कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सोशल साइंस की क्लास अभी नहीं लग रही है, बहुत जल्दी हम कोटा से व्यवस्था कर रहे हैं। प्रकाश जी, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखाया गया है, वृहत इतिहास। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार बना लेना, कितने खंडों में लिखाया जाना था? कितने खंडों में लिखना था इस इतिहास ग्रंथ को? कितने खंडों में लिखना था? ये 1893 क्या लिख रहे हो? मैं समझ गया आपने लिखा है, लेकिन बिल्कुल 1893 क्या इतिहास लिखवाया या फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी में इसकी स्थापना हुई थी, वह 1893 ईस्वी में हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भारतीय सनातन संस्कृति का झंडा गाड़ रहे थे, तो अपने हिंदी में जो झंडा फहराने के लिए कौन आ गई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी उत्तर ही आना शुरू हो गया है, उत्तर आना शुरू हो गया है कि सर यह 18 भागों में लिखना तो प्रस्तावित हुआ था, लेकिन यह इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में ही लिखा गया है। कितने खंडों में लिखा गया है? 16 खंडों में लिखा गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 1893 में हुई। तो बताओ इसके मुख्य संस्थापक कौन हैं? इसके मुख्य संस्थापक कौन हैं? तो इसके मुख्य संस्थापक आप बता दीजिएगा। श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसके मुख्य संस्थापक हैं। अच्छा, सहयोग भी किया है क्या? बताइएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में सहयोगी कौन कौन है? सहयोगी कौन कौन है बताइएगा, सहयोगी कौन कौन है?
सहयोगी कौन कौन है? सहयोगी कौन कौन है? तो राम नारायण मिश्र। सहयोगी कौन कौन है? तो राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह, और ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह इसके सहयोगी हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में। हाँ, 18 भाषाओं में लिखना था, लेकिन 16 में ही, सॉरी 18 खंडों में लिखना प्रस्तावित था, लेकिन 16 ही खंडों में लिखा गया था सोनू जी। कितने खंडों में? 16 ही खंडों में, जिसमें पहला खंड हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे ने लिखी है, और छठा खंड की बात करें तो रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। आपको दो ही तो खंड याद रखना है, पहला और छठा, यही तो पूछा जाता है, यही तो पूछा जाता है। मैं बात ये कर रहा हूं कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने एक पत्रिका भी निकाली थी, और उस पत्रिका का नाम क्या था? तो उस पत्रिका का नाम था साथियों काशी नागरी, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। और 3 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो फिर 1896 ईस्वी में यह पत्रिका, और इसके जो प्रथम संपादक की बात करें तो प्रथम संपादक इसके थे वेणी प्रसाद। प्रथम संपादक कौन थे? वेणी प्रसाद इसके प्रथम संपादक थे। बिल्कुल 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 सही बता रहे हो आप। इतनी बात समझ में आ गई क्या साथियों? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या साथियों? मैं ये कह रहा हूं कि जो सपना अपने माता पिता ने देखा है, उनकी आंखें नम करने का समय आ गया है साथियों। जिस दिन आप रिजल्ट की खुशी सुनाओगे उस दिन उनकी आंखें नम होने वाली है, और खुशी के आंसुओं से। और आप हमें भी खुशी दोगे, उस समय हमारी भी आंखें और दिल दोनों गदगद होने वाले हैं, दोनों गदगद होने वाले हैं। हाँ, माता पिता की फक्र को फिक्र में, माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का वक्त आ गया है साथियों। माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ गया है। आपकी परीक्षा आपका इंतजार कर रही है, आपकी परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। और जो जो सफलता से इश्क करते हैं, सुनना क्या कह रहा हूं, जो सफलता से इश्क करते हैं वो रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, वह रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं। नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में रिस्क कैसे लेना है उसकी वीडियो परीक्षा से पहले आ जाएगी कि तुक्के किस प्रकार से लगाएं। तुक्के भी लगाना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिस्क लेना है। यदि रिस्क लोगे तभी तो सफलता मिलेगी। जिंदगी ही रिस्क का खेल है। बिल्कुल, तो इतनी बात समझ में आ गई? जी सर, जी सर, यस 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 यस, बिल्कुल सही। एक माँ के बारे में 2 पंक्तियां बोलना चाह रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने साथियों को भी जोड़िएगा। आप, माँ बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, मगर दामन कभी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं मगर दामन कभी नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं, माँ के ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत रोते हैं मगर दामन कभी नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं मेरे दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। चलिए साथियों, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अपन ने शुरू से आज क्लास प्रारंभ की थी, तो एक तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा है, इसके बाद में अपन ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से पढ़ा है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास को अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा लिखाया गया था, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, और जो पत्रिका निकाली थी वह 1896 ईस्वी में। अब मैं आगे 2-3 इतिहास ग्रंथ आपको और याद रखना है अच्छी तरह से, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं साथियों, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं।
यह इतिहास ग्रंथ भी आपको पढ़ना है और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, पीली स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पीली हो गई है, माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां आपको दिल को छू गई होगी, बिल्कुल। हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास, हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास, हिंदी भाषा व संवेदना का इतिहास किसने लिखा है? हिंदी संवेदना का इतिहास बताओ, तो आप कहोगे सर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सर कब लिखा? अरे यह लिखा है 1986 ईस्वी में। कब लिखा है साथियों? 1986 ईस्वी में लिखा है। बहुत अच्छी बात कही सर माँ के लिए। अरे माँ ही तो है, माँ ही तो है, सजदा भी करती है, सजदा भी करती है, दुआ भी करती है, और कहीं उसके बच्चे को नजर न लग जाए इसलिए काजल भी तो लगाती है। माँ ही तो है, माँ ही तो है साथियों। राम लिखा, रहमान लिखा, आप तो सुनकर ही रहोगे। राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा। राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा। और जब भी बात आई माँ को, जब भी बात आई पूरी सृष्टि को एक लफ्ज में लिखने की, सुनना, राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा, और जब भी बात आई पूरी सृष्टि को एक लफ्ज में लिखने की, तो मैंने माँ का नाम लिखा, मैंने माँ का नाम लिखा। आभार, धन्यवाद। हिंदी भाषा व संवेदना का इतिहास किसने लिखा है साथियों? हिंदी भाषा व संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। कब लिखा है? 1986 में लिखा है। इसके बाद दो इतिहास ग्रंथ आपको और याद रखना है, दो इतिहास ग्रंथ आपको और याद रखना है। यदि जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि काव्य कोचिंग क्लासेज गुना का यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं और भी आपको महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, उसको भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे अभी ये अपने लगभग 13-14 इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उनका भी मैं आपको, उनके बारे में भी मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा करके उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी आपको नोट करना है, उनको भी नोट करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा जाता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये किसने लिखा है साथियों? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिएगा 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा, तो एक तो हरिवंश राय बच्चन है और दूसरा मतलब क्या है, तो दूसरे बच्चन सिंह का है, दूसरे बच्चन सिंह ने लिखा है। साथियों हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा, साथियों हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा। बच्चन सिंह ने तो मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण ऐसी कुछ रचनाएं लिखी है। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन क्या लिखते हैं? रचनाएं पढ़ना, मधुबाला, मधुशाला, उसमें लिखा है कि मंदिर मस्जिद बेर कराते, मेल कराती मधुशाला। क्या आपने याद दिला दी हरिवंश राय बच्चन की? हरिवंश राय बच्चन को पढ़ने के बाद, उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पिया नहीं तो जिया क्या। बच्चन सिंह, तो ध्यान रखिएगा भाई, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। एक इतिहास ग्रंथ यह भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब साथियों को जोड़िएगा, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास अब होने वाली है, एक से बढ़कर एक। आपको आनंद आएगा क्लास में, और स्पीड कहाँ बढ़ाना है वो मुझे पता है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लास में अब रस बरसने वाला है, रस को भी लेकर के आएंगे साथियों, आनंद। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, साथियों हिंदी साहित्य का
आधा इतिहास लिखा है साथियों सुमन राजे ने लिखा है। किसने लिखा है? का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। और सन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि सर 2003 में लिखा है। कब लिखा है? 2003 में। क्या इतनी बातें पूरी समझ में आ गई क्या आपके? बिल्कुल। हाँ, तो ये इतिहास लेखन की कुछ और महत्वपूर्ण जो नोट्स होंगे मैं काव्य क्लासेस गुना के यूट्यूब चैनल पर आपको भेज दूंगा, आप नोट कर लेना यदि किसी ने इन चीजों को नहीं लिखा हो तो। बिल्कुल। अब देखो साथियों, अगली जो क्लास रहेगी, एक चीज मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कल तो मेरी क्लास यूट्यूब पर नहीं रहेगी, लेकिन राकेश सर आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम निर्योग्य बालक, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। कल राकेश सर के साथ 9 बजे आपको जुड़ना होगा। राकेश सर के साथ सुबह 9 बजे आपको जुड़ना होगा। हाँ, सुबह। इसके देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद सोमवार के दिन मैं आपके लिए सोमवार के दिन 1 घंटे की क्लास में एमपी टेट वर्ग 2, जो लगभग आपके 80 दिन बचे हैं, 80 दिन में किस तरह से समय को मैनेज करें, किस तरह से अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें, क्या किताबें होना चाहिए, किस तरह से पढ़ने की रणनीति होना चाहिए, लगभग 75 या 80 दिन को किस प्रकार मैनेज करें, उस पर एक रणनीति का वीडियो में आपसे सोमवार को उस पर बात करेंगे। इसलिए जो भी आपके कमेंट हो तो आप लिखकर भेज डालिएगा, उस पर भी बात की जाएगी। एमपी टेट वर्ग 2, राजस्थान से भी बहुत फोन आते हैं कि सर किस प्रकार से पेपर होगा, माइनस मार्किंग कैसे होगी। तो आपको भी यदि राजस्थान से विद्यार्थी जुड़े हैं तो आप ध्यान देना कि यह क्लास होने वाली है सोमवार को, और सोमवार का टाइम भी इसका वैसे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन अपनी जो ये 8 से 9 क्लास चलती है तो इसी समय शायद इसका रहेगा, इसका डिसाइड तो हम, लेकिन 8 से 9 ही रहेगा। 80 दिन में किस तरह से आप अभी भी तैयारी को शुरू करो और आप पात्र हो जाओ, ऐसी रणनीति में आपको बताने वाला हूं। पढ़ाई किस तरह से आप करोगे, तो सोमवार के दिन आप मेरे से जुड़ना न भूलिएगा। सर अब अगला क्या रहेगा, आगे आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, तो ध्यान दो साथियों। कितने विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं, थोड़ा मुझे बताइएगा कितने विद्यार्थी? 94 विद्यार्थी। क्या शतक लगने वाला है क्या? मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन क्या शतक लगेगा तभी बताऊं। यह जिम्मेदारी मैं छोड़ता हूं आप पर। 94 विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं। क्या मैं एक नई बात बताने जा रहा हूं, सोमवार के दिन तो अपनी एक रणनीति रहेगी, क्योंकि जब तक सपने को अपन प्लान में नहीं बदलेंगे साथियों, सफलता से अपन बहुत दूर रहेंगे। किस तरह से अपन को चीजों को पढ़ना होगा, किस तरह से अपन को एक शिद्दत के साथ चीजों को देखना होगा, ये सब चीजें अपन सोमवार के दिन पूरी विस्तृत रणनीति करेंगे। लेकिन उसके बाद अपना क्या सेशन रहेगा, तो बहुत जल्दी मैराथन क्लास आने वाली है, शिक्षण विधियों और व्याकरण की मैराथन क्लास आने वाली है। और ये हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा तो यही समाप्त हो जाएगी साथियों। मैं देख रहा हूं बिल्कुल 93 विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा तो यही समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, एक ही क्लास में अपन हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन एक ही क्लास में पूरा कर लेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण एक क्लास अपनी यह रहेगी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण एक क्लास यह रहेगी। मैं देख रहा हूं साथियों, बिल्कुल काल विभाजन व नामकरण। और इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन सीधा आएंगे आदिकाल पर। इसके बाद में सीधे अपन आएंगे आदिकाल पर। और आदिकाल में भी आपको पता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कितने आदिकाल को, डॉक्टर नगेंद्र ने छह भागों में बांटा है। सिद्धनाथ जैन रासो, लौकिक और गद्य में बांटा है। तो आदिकाल का अपन पूरा एक विचारधाराओं को किस किस प्रकार से अपन देखेंगे समझेंगे, उस पर अपन व्यापक चर्चा करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से पार की है मंजिल हमने, बड़ी मुश्किल से पार की है मंजिल हमने,
कभी गिरकर उठे, उठकर गिरे और फिर चल दिए। तो यही देखो 97 तक आप जा चुके थे साथियों। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। जब आप बिल्कुल उच्च पड़ाव पर होते हो, सफलता आपके नजदीक होती है, आप वहां से मुंह मोड़ लेते हो, आप वहां से मुंह मोड़ लेते हो। यही जिंदगी है, यही खेल है, आगे इंतजार रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, पुनः ध्यान से सुन लीजिएगा। आप चौथी क्लास है हिंदी साहित्य इतिहास की, और इसमें मैंने आपको पहला इतिहास ग्रंथ पढ़ाया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दूसरा इतिहास ग्रंथ मैंने पढ़ाया था हिंदी साहित्य का अतीत, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। फिर आपने पढ़ा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखाया गया था, और फिर उसके बाद में हिंदी भाषा व संवेदना का इतिहास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, और हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। तो नमस्कार साथियों, विदा लेता हूं, इंतजार रहेगा अगली कक्षा में। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका प्रेम स्नेह इस ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, सो कर दीजिएगा। देखो यदि 10 विद्यार्थी भी होते ना तो वही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको पढ़ाता। 100-200 संख्याओं पर तो अपन को नहीं जाना है, लेकिन है ना, तो कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल इतने विद्यार्थी इतने उससे जुड़े हुए हो, तो मैं क्या कह रहा हूं, 5 विद्यार्थी भी जुड़े होते ना तब भी इसी शिद्दत के साथ काव्या कोचिंग क्लासेस का पूरा स्टाफ आपको पढ़ाता। लेकिन आप वास्तव में झंडे गाड़ रहे हो, अपेक्षाओं से ज्यादा हमें प्रोत्साहन कर रहे हो। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि, नमस्कार।